नमस्कार, आप देख रहे हैं हम टीवी भारत। बुरहानपुर से एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक खबर। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव आज परमानंद गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया और कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और पूजन से हुई। इसके बाद मुख्य बधिर विद्यालय के बच्चों की गणेश वंदना ने पूरे सभागार को भाव विभोर कर दिया गया और श्री राम गुरुकुल खरकोट के बालाचार्यों ने गीता के 15वें अध्याय का कंठस्थ पाठ का विशेष आकर्षण बटोरा। इसके बाद संत महात्माओं, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों, विद्यार्थियों और नागरिकों ने सामूहिक रूप से 15वें अध्याय का पाठ पर पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया और महंत स्वामी नर्मदा नंद गिरी सहित अन्य वक्ताओं ने गीता के आदर्शों को जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। वही स्कूली बच्चों ने श्री कृष्ण लीलाओं पर आधारित सुंदर प्रस्तुतियाँ दी और उपस्थिति जनों पर पुरुषोत्तम योग ग्रंथ भी वितरित किए गए और इसी क्रम में छत्रपति शिवाजी महाविद्यालय में भी गीता जयंती के कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब सुनिए। तो ये बताना चाहूँगा कि आज मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो कार्यक्रम था वो यहाँ बुरहानपुर में आयोजित किया गया। इसमें सभी संतों ने सहभागिता की है। इसमें सभी प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं ने भी सहभागिता की है। और जैसे आप जानते ही हैं, गीता का जो उपदेश है वो तो हमेशा ही प्रासंगिक है और आपने आप वक्ताओं के भाषण भी सुने कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। सभी लोग इसको आत्मसात करते हैं, भारत का हर नागरिक, हमेशा ही प्रासंगिक है। हमारे जीवन में जो गीता के जो उपदेश है वो कितने प्रासंगिक है? 5000 साल पूर्व जो गीता का संदेश हमारे इष्ट भगवान जो कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था, उसमें छोटे छोटे जो नुस्खे हैं वो हमारे जीवन में उतारने की ज़रूरत है। और रामायण हमें कैसा रहना है ये हमें सिखाती है और भगवत गीता हमारे इष्ट इर्द गिर्द कैसे लोग रहते हैं, उनके साथ कैसा हमने जीवन व्यतीत करना चाहिए ये हमें सिखाता है। पर गीता का उपदेश हमें बहुत अच्छा कुछ ऐसा कुछ कर गुजरने की बात कहता है कि हम कभी कभी जब मन असंतुष्ट हो जाता है या कुछ करने की इच्छा नहीं होती, तब गीता का अध्याय अपन पढ़ लो तो उसमें हमें बहुत सारे रास्ते गीता में से हमें महत्वपूर्ण रास्ते ऐसे मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के प्रदर्शन पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मंत्री विश्वास सरंग ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को नौटंकी बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। सरंग ने कहा कि जैसे कांग्रेस के दिल्ली सेटअप में अपरिपक्वता दिखाई देती है, वैसे ही मध्य प्रदेश कांग्रेस भी उसी राह पर चल रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा नौटंकी करने का मंच नहीं है, लेकिन कांग्रेस के विधायक कभी गिरगिट, कभी चोला और कभी शराब की बोतल लेकर सदन की गरिमा को तार तार करते आए हैं। सरंग ने कांग्रेस से कहा है कि विरोध करे, मुद्दे उठाए, लेकिन उसकी गरिमा होनी चाहिए और कांग्रेस कभी उस पर ध्यान नहीं देती। यही उनकी अपरिपक्वता का उदाहरण है। मुख्यमंत्री द्वारा सभी विभागों के 2 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा पर प्रतिक्रिया देते हुए सरंग ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के प्रति समर्पित है। यह समीक्षा समय समय पर होती है और सीएम मोहन यादव पर विभाग का मूल्यांकन करते हैं और उन्होंने कहा कि कुछ अच्छा करना है तो पिछला काम देखना और आगे की योजना बनाना यह सार्थक और स्वागत योग्य कदम है। विधानसभा में वीएलओ का मानदेय न देने के मुद्दे पर सरंग ने कांग्रेस को जानकारी के बिना सवाल उठाने वाला बताया और उन्होंने कहा कि यदि किसी कर्मचारी को वीएलओ बनाया गया है तो सरकार चुनाव आयोग के निर्देशों का पूरी तरह पालन करेगी। वही मंत्रियों पर लगाए गए जीत पटवारी के
आरोपों पर सरंग ने कहा कि मीडिया में बने रहने के लिए कांग्रेस अब ऐसी बयानबाजी करने को मजबूर हो चुकी है। केवल आरोप लगा देने से मुद्दे स्पष्ट नहीं होते। उन्होंने कहा कि यदि जीतू पटवारी के पास कुछ है तो सामने लाकर बताइए। देखिए, हम देख रहे हैं 2 साल हो गए मध्य प्रदेश की विधानसभा के गठन के, ये जो इस समय की विधानसभा है, और कांग्रेस हर सत्र में नाटक नौटंकी करती है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के दिल्ली के सेटअप में अपरिपक्वता है, वही मध्य प्रदेश में भी है। विधानसभा नौटंकी करने का स्थान नहीं है। कभी गिरगिट बनकर आ गए, कभी चोला पहनकर आ गए, कभी दारू की बोतल लेकर आ गए। कांग्रेस के विधायक इस सदन की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। आप विरोध करिए, आप मुद्दे उठाइए, पर उसकी गरिमा होनी चाहिए। उसकी एक परिपाटी है, उसका एक परंपरा है। उस और तो कांग्रेस ध्यान नहीं देती। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की अपरिपक्वता का ही उदाहरण है। सर, आज 2 साल के रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा ली रहे, 4 विभागों की समीक्षा है आज मुख्यमंत्री जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के विकास, जनता के कल्याण में तत्पर है, और ये समीक्षा होना ये एक पीरियड, ये एक समय का कार्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय हर विभागों की समीक्षा करते ही हैं, और निश्चित रूप से यदि हमें कुछ अच्छा करना है तो विगत दिनों हमने क्या किया उसकी समीक्षा, और आगे क्या प्लान। तो ये तो एक अच्छा स्वागत योग्य और सार्थक काम है। सवाल उठाया होगा, ये कहना कि विधानसभा के समय जब बीएलओ को मानदेय देना था वही नहीं दिया गया, इस बार अब सरकार मानदेय बढ़ाने की बात कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस बिना किसी जानकारी के मुद्दे उठाती है। यदि किसी कर्मचारी को बीएलओ के रूप में लगाया है तो चुनाव आयोग के जो निर्देश होंगे उसका पालन सरकार करेगी। यदि शासकीय कर्मचारी को बीएलओ की ड्यूटी दी है तो वो माननीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर है। उनका जो दिशा निर्देश होगा उसका पालन सरकार करेगी। सर, कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तमाम मंत्रियों पर आरोप लगाया कि इस सरकार के सभी मंत्री भ्रष्टाचारी हैं, और वो उन्होंने कहा है कि वो सबूत दें कि वो ईमानदार हैं, और हम सबूत देंगे कि कैसे भ्रष्टाचारी हैं। मुझे लगता है कि अपनी अपनी बातों को मीडिया में छपवाने के लिए ऐसी बातें करना कांग्रेस की मजबूरी हो गई है। केवल जमा खर्च से काम नहीं चलता। कह देने से कोई मुद्दे स्पष्ट या एस्टेब्लिश नहीं होते। यदि उनके पास कुछ है तो बताएं। लखनऊ से बड़ी खबर। लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हो गई है। बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी कि कैबिनेट में कुल 21 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 20 प्रस्ताव पास कर दिए गए। इसी दौरान वन एवं पर्यावरण विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लगी है। इस फैसले के बाद प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में बताया कि विभाग में नई भर्तियां के रास्ते अब साफ हो गए हैं। उन्होंने कैबिनेट में पारित प्रस्ताव के महत्व पर विस्तार से बात की और विभाग से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यूपी कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है। 20 प्रस्ताव पास हुए, जिनमें से एक वन विभाग का भी प्रस्ताव पास हुआ है। इस मुद्दे पर बात करेंगे वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना जी से, उनसे बात करेंगे। सर, आज एक प्रस्ताव आपके विभाग का भी रखा गया था, क्या वो प्रस्ताव है, थोड़ा सा जानिए। देखिए, आज जो हमारे यहाँ का प्रस्ताव रखा गया
वो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंध में था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियम 1974 और 1981 के जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण एक्ट में जो पैसा केंद्र सरकार से प्रदेश को मिलता था वो हो गया बंद, और इसलिए इनकी आय का मुख्य साधन रह गया कंसेंट टू एस्टेब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट, और उसके लिए किया गया कि उसके दाम अब बढ़ाए जाएं। 2008 के बाद से इनके चार्जेस कोई नहीं बढ़ाए गए थे, तो इसको बढ़ाया गया, और फिर 2008 में जो प्राइस इंडेक्स था और आज जो प्राइस इंडेक्स है उसमें बहुत फ़र्क आ गया। तो उन खर्चों को पूरा करने में, लोगों की जो हमारे यहाँ स्टाफ है उसकी सैलरी देने में, और बहुत सा स्टाफ जो रिटायर हो गए उनकी जगह पर नई भर्ती करके रखे जाएं। उसके अलावा कार्यक्रम के अनुसार विभाग के अंदर और नई भर्तियां की जाएं। इसके लिए हमें और पैसे की ज़रूरत है, और वो कंसेंट टू एस्टैब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट बढ़ाया गया, और ये केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि आप बढ़ाइए। हमारे यहाँ भी बढ़ाए गए हैं, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि औरों से कम बढ़ाएं, अलग अलग इस तरह की इंडस्ट्रीज़ पे, और उन इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट के हिसाब से बढ़ाए गए। यानी कि आने वाले समय में यूपी के युवाओं को रोज़गार मिलेंगे। बिल्कुल, हमने कोशिश यही की है, जो जगह खाली हैं उनमें नई भर्ती की जाए और लोगों को रोज़गार मिले। मान्य जी, अभी आपने बलरामपुर का भी दौरा किया था। भेड़ियाग्रस्त जो इलाका है वहाँ पे ड्रोन से भी निगरानी करने के भी निर्देश दिए हैं। क्या लगता है दौरे में क्या क्या चीज़ें मिली थी और क्या क्या निर्देश दिए वहाँ? देखिए, बलरामपुर में इधर हाल में तेंदुए के अटैक से कोई डेथ्स हुई हैं। हम उसमें गए, एक परिवार से मिले, और उसको हमने जो सहायता राशि सरकार की ओर से दी जाती है वो उनको दिलाई। उसके साथ ही साथ उससे और परेशानियां पूछी। बहुत गरीब लोग हैं, गरीबी बहुत है, तो हमने वहाँ ये कहा है कि ऐसे लोगों को मकान दिए जाएं, उनके मकान में बिजली का प्रबंध हो, शौचालय का तुरंत प्रबंध किया जाए, और लोगों को कहा कि आप जंगल में अकेले दुकेले नहीं जाएंगे, खेतों में भी काम करें तो 2-4 लोग मिल के काम करें, हाथ में डंडा रखें, मजबूती से रहें, बच्चों को शाम के वक्त ख़ास तौर से अलग में अकेले दुकेले कहीं ना जाने दें, घर में दरवाज़ा लगा के सोएं। अक्सर दरवाजे खुले रह जाते हैं या दरवाजे नहीं हैं, तो उनसे कहा गया कि भाई दरवाजे लगाए जाएं, और बच्चों का, बुजुर्गों का, बड़ों का, सभी का ख्याल रखा जाए। अच्छा, आपके भी दौरा, और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार कहते हैं कि प्रदेशवासी किसी भी जन धन हानि के लिए जो है वो पूरी तरह से उनको बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, और आपके भी द्वारा समय समय पर प्रयास किए जाते रहे, जैसा भी आपने बलरामपुर में बताया, और निर्देश भी दिया आपकी कैसे जान माल की रक्षा की जा सके। और क्या माना जाए, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 के बाद से जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, क्या लगता है अभी बिहार जीते हैं, इसी तरह में 2027 का चुनाव होगा तो भाजपा जैसे कह रही कि 2027 का भी चुनाव प्रचंड मिलेगी जी? देखिए, बिहार यूपी का ग्रैंड रिहर्सल था। जिस तरह से बिहार में जीते हैं उससे ज़्यादा ही सीटें अब की बार उत्तर प्रदेश में आएंगी, और ये वहाँ की जनता ने दिखा दिया। यहाँ की जनता भी मोदी जी और योगी जी द्वारा जनता की सेवाएं जो की जा रही हैं, जितनी मेहनत से हमारे मुख्यमंत्री योगी जी काम करते हैं, गरीब आदमी के लिए लगे रहते हैं, नौजवानों को रोज़गार देते हैं, महिलाओं को रोज़गार स्वयं सहायता समूह बनाते हैं, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी रखते हैं, नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, हर तरफ सुधार हो रहा है, तो यहाँ की जनता भारी बहुमत से उनको जिताएगी। देखिए, आप वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना हैं, जिन्होंने कैबिनेट के जो बैठक में जो पास हुआ था निर्णय, उसके बारे में जानकारी दी, बलरामपुर के दौरे के बारे में जानकारी दी, और ये भी कहा कि बिहार जीते हैं, 2027 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉलमी टीवी, लखनऊ। दिल्ली से बड़ी खबर। जमियात उलेमा ए हिंद प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी के जिहाद के अर्थ पर दिए गए बयान को लेकर उठे विवाद के बाद अब उन्होंने अपनी सफाई पेश की है। ANI को दिए गए एक खास इंटरव्यू में मौलाना मदनी ने कहा कि उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने दावा किया कि वास्तव में केंद्र और राज्य के कई मंत्रियों ने ही जिहाद शब्द को गलत संदर्भों में जोड़कर प्रस्तुत किया है, जबकि इसका इतिहास पूरी तरह पवित्र है।
मदनी के अनुसार जिहाद का मूल अर्थ आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष है, न कि हिंसा या कट्टरता से जोड़ना। मौलाना मदनी ने आरोप लगाया कि देश में मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए जानबूझकर लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद और वोट जिहाद जैसे शब्द गढ़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिहाद शब्द का इस्तेमाल सोच समझकर गलत दिशा में मोड़ा जा रहा है, जिससे समाज में नफरत फैलती है। कम्युनिटी है हर समाज में, हर कौम में, जो इतनी अवेयर नहीं है, इग्नोरेंट है, या कई बार इंडोक्ट्रिनेटेड है, या उनको तो आपको लगता नहीं ऐसे में जो आप जैसे बड़े टॉल लीडर्स हैं जो एक बड़ी संगठन चला रहे हैं, इनको इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट करने के बजाय, मतलब कंफ्यूजन, सॉरी मैं वर्ड, कंफ्यूजन नहीं है, अगर इस तरह की बात मतलब जो मिसकंस्ट्रक्ट हो सकती है या मिस इंटरप्रेट हो सकती है, वो बचना चाहिए। आपको लगता नहीं? मैंने बहुत कोशिश की है और इसको बहुत अच्छे से कोशिश करके बनाया, इसीलिए कागज हाथ में लेके बैठता हूँ, इसी वजह से, इसी डर से। लेकिन दोस्त लोग तो बड़े होशियार हैं घुमा फिरा के बयान करने में। दोस्तों के हाथ में तोता लग गया, उसकी गर्दन मरोड़ रहे हैं। ठीक है भैया, खुश हो जाओ, इसमें खुश हो जाओ, क्या करेंगे आप। तो अभी आपको अपने किसी बयान पे कोई सफाई नहीं देनी है? कोई सफाई नहीं देनी है, कोई चेंज नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है, चाहे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी चीज हो। हाँ, मैं तैयार है, बिल्कुल खुशी से तैयार है। मेरा सौभाग्य होगा अगर कुछ इसमें कुछ हो, आप दोस्तों को कहिए कि मैं मुझको सौभाग्यशाली बनाना है, मैं तैयार हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ अपनी जगह। हाँ, आप ये बता दीजिए कि देखो ये जुमला गलत है, इसको ऐसे नहीं ऐसे कहना चाहिए था, मैं तैयार हूँ उसके लिए। लेकिन ये कि तुम्हारा नहीं, कॉन्सेप्चुअली गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। हाँ, ये इसको एग्री करता हूँ, और इस मिसकॉन्सेप्ट को या इसको, इसके व्याख्या को। तो सर आप ये बोल क्यों नहीं देते अपने जुबान से? आप मेरे से क्यों बुलवा रहे हैं इस बात को कि आपने जो वर्ड्स यूज करे हैं उनको हो सकता है दूसरे तरीके से पेश करना चाहिए? हाँ, नहीं, मेरे वर्ड्स बिल्कुल सही हैं, मेरे वर्ड्स बिल्कुल सही हैं, और अभी तक मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे ये नहीं यूं कहना चाहिए था, क्योंकि ये नहीं यूं तो मैं पहले भी कह चुका हूं, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो ये डायरेक्ट है और सही बात है। अलबत्ता ये अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल गई या दोस्तों को इसकी तलाश थी, तो ठीक है, मुबारक हो। तो आपको जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ स्कॉलर्स ने भी क्रिटिसाइज किया, बीजेपी ने भी किया, इस पर आपको कुछ कहना है? नहीं, अच्छा किया है। देखिए, सब लोग एग्री नहीं करते, कुछ लोग डिसएग्री भी करते हैं। मैं मुसलमान भी, अगर सारे लोग एग्री करेंगे तो ये क्या बात हो गई। कुछ लोगों को डिसएग्री करना चाहिए, और उनकी अपनी जैसे आप कई चीजों में डिसएग्री कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारा आपका रिलेशनशिप खत्म तो नहीं हो जाता, ना आप गलत हो गए ना मैं गलत हो गया। ये थोड़ी है कि तो यही तो कमाल है, यही इस्लाम का कमाल है, और यही इस मुल्क के हिंदुत्व का यानी सनातन धर्म का कमाल है कि अगर धर्म के मानने वाले लोग जो भी हैं, जिस धर्म के भी हों, देखिए धर्म युद्ध, धर्म संघर्ष, धर्म के लिए अधर्म के खिलाफ खड़ा होना हर धर्म में मौजूद है, वही जिहाद है। अर्जुन ने क्या किया था, वही है। अब इसको आप एकदम गंदी के नाली का गंदा कीड़ा बना देंगे, प्लीज ऐसा मत करिए, इसको रोकिए, इसके खिलाफ भी खड़ा होना चाहिए, मीडिया को भी खड़ा होना चाहिए। नहीं, ये हम नहीं सुनेंगे, ये हम बोलने नहीं देंगे आपको। 4 मरतबा हो जाए तो उसके बाद ठीक हो जाएगी। मैं मुसलमान दूध के दूल्हे थोड़ा ही हैं, क्या बात है, आप क्या समझते हैं? बहुत सारी गलती मुझसे भी होती है, उसे दुरुस्त करना है। लेकिन इस्लाम को आप गाली बकने लगेंगे और लगातार बकते चले जाएंगे और उसको एजेंडा बना लेंगे अपना, प्लीज ऐसा मत करिए, थोड़ा हल्का हाथ रखिए, दीवार से मत लगाइए। मदनी साहब, आपने बात करी और समझाया कि आपका क्या मतलब उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे होम टीवी भारत।